हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको मैं आज न्यूज इन शॉर्ट्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। छोटा सा सेक्शन है, ये जल्दी से कंप्लीट होना क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले मैं आपको कल इजराइल वाली चीज़ें सब कंप्लीट करा दिए थे। इजराइल फिलिस्तीन का जो भी मुद्दा था, इशू था, हमास वाला, सब कंप्लीट करा दिया था। और ये जो आर्टिकल्स बच रहे हैं, आर्टिकल्स को हम लोग कल से करेंगे। इसलिए कल से करेंगे क्योंकि इसमें डिटेल में मैं थोड़ा मैपिंग कराना चाहता हूँ। तो मैप आपके लिए मैं तैयार कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट भी आज वीडियो जा रही है। इसलिए जो है अभी वो मैपिंग को थोड़ा सा और भी कम्प्रहेंसिव वे में तैयार कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए मैं उसको कल कराऊंगा। आज मैं न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि न्यूज इन शॉर्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से सवाल बनने की संभावना कहाँ होती है? प्रीलिम्स में होती है। तो मैं इसको आज कंप्लीट करा रहा हूँ न्यूज इन शॉर्ट्स को, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2 दिन में IR को पूरा खत्म करके हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहला आर्टिकल ये दिया हुआ है, छोटा सा, ये न्यूज इन शॉर्ट्स में है कि इंडिया UAE जो है उन्होंने साइन रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम DCS एग्रीमेंट। भारत और UAE ने रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं DCS समझौता, रुपे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है, ठीक है। इसको जरूरी है आपको याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें पक्षकार हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम लोगों को जानना। सबसे पहले जानना है कि भारत और UAE के बीच में ये समझौता DCS समझौता हुआ है, ठीक है। डोमेस्टिक कार्ड स्कीम एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में? UAE और भारत के बीच में। अच्छा, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ठीक, और अल इत्तेहाद पेमेंट्स, ठीक है, AEP जो UAE का है, UAE में DCS के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पे हस्ताक्षर किए, ठीक है। NIPL क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है, ठीक है। NIPL जो है भारत की तरफ से NIPL यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो एक सहायक कंपनी है NIPL, ठीक, और अल इत्तेहाद पेमेंट्स, इन्होंने क्या किया है? UAE में DCS के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। आपको ये बात ध्यान देनी है। NIPL क्या है? जिसे NPCI है वो क्या है? पेमेंट फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करती है। इसके बारे में और डिटेल में नीचे देखेंगे। उसकी जो सहायक कंपनी है NIPL, इसकी एक सहायक कंपनी NIPL है, वो क्या करती है कि अन्य देशों को जो है लागत प्रभावी और सुरक्षित पेमेंट प्रणाली को स्थापना करने में ये सहायता करती है, ठीक है। अभी जो साझेदारी हुई, इससे क्या, भुगतान के विकल्पों में जो भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफाई करना है भुगतान के विकल्पों को, यानी कई सारे पेमेंट्स के मोड को अवेलेबल कराना है, ठीक है। लेन देन की लागत को कम करना है और भुगतान व्यवसाय के मामले में वैश्विक स्तर पर UAE की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी, ठीक है। अब UAE के DCS का जो लक्ष्य है उसका क्या है? E-कॉमर्स और डिजिटल लेन देन के विकास में तेजी लाना है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ठीक है। साथ ही क्या करेगा? यह UAE और के महत्वाकांक्षी जो डिजिटलीकरण एजेंडा है उसके साथ तालमेल बिठाने में भी यह मदद करेगा। तो NIPL द्वारा जो भी प्रदान किए गए DCS का प्रयोग रुपे स्टैक के रूप में किया जा सकता है। साथ ही इसका प्रयोग जो होगा वो धोखाधड़ी की निगरानी करने, उसका विश्लेषण करने, जैसे जो भी मूल्यवर्धित सेवाएं उसके साधन के रूप में भी इसका किया जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनता है। और ये चूंकि क्या है, ये बहुत बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट्स भी है, कई सारे ये अपनी पहले और वित्तीय सेवाएं शुरू किया हुआ, तो इससे ये न्यूज़ में रहता है। तो NPCI के बारे में जानते हैं कि ये क्या, भारत में जो खुदरा भुगतान होता है ना, रिटेल पेमेंट, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए क्या है? एक अम्ब्रेला संगठन है। मतलब ये अम्ब्रेला संगठन है, इसके अंदर कई सारे जो है संगठन आते हैं, ठीक है। ये क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत, जो है किसकी है? RBI और भारतीय बैंक संघ की क्या है? एक पहल है, ये ध्यान देना है। RBI और भारतीय बैंक संघ की, इंडियन बैंक एसोसिएशन की और RBI की क्या है? एक NPCI एक पहल है। किस अधिनियम के तहत? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत, ठीक है। कंपनी के रूप में ये पंजीकृत है। NPCI कोई भी एक ऐसा निकाय नहीं है, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या पूछेगा? इसी को बोल देगा सांविधिक निकाय है या गैर सांविधिक निकाय है या स्वतंत्र निकाय है। निकाय नहीं है, कंपनी के रूप में पंजीकृत है, ध्यान देना, ठीक है। नॉन प्रॉफिट, गैर लाभकारी प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है कि कार्य क्या करती है? संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को क्या है? भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और निपटान के लिए अवसंरचना देती है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवाचार को लाती है। तो इसकी तरह बहुत सारी चीज़ें पहले शुरू की गई हैं, ठीक है। UPI जो है सबसे इंपॉर्टेंट, UPI से पेमेंट आप लोग बहुत लोग करते होंगे, ठीक।
तो यूपीआई पेमेंट आप लोग सबके मोबाइल में होगा, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह सारी चीज़ें हैं, सब इसी पे चलते हैं, पेमेंट पेटीएम वगैरह, ठीक है। तो यूपीआई जो है इसकी पहल है वो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, इसी की पहल होती है, ठीक। आधार पेमेंट ब्रिज, आधार के द्वारा जो भी जो पैसा निकलता है वो भी कि कौन करता है, एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। भारत बिल भुगतान प्रणाली, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह जो होता है, टोल संग्रह वो भी होता है। ऑटोमेटिक क्लियरेंस, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस, इससे भी होता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और आईएमपीएस तथा इसे एक होता है ना नेफ्ट, एक पेमेंट होता है नेफ्ट, ठीक, एनईएफटी नेफ्ट, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और फिर एक होता है आईएमपीएस, ठीक है। ये पेमेंट्स को भेजने की बैंक से प्रणाली होती है आईएमपीएस। ये क्या होती है, इस सेवाएं होती हैं। तो आईएमपीएस क्या होता है, तत्काल भुगतान। जैसे मान लीजिए आपको कोई 5 लाख रुपए कहीं, 4 लाख रुपए कहीं भेजना है, आईएमपीएस से भेजेंगे तुरंत मिलेगा, ठीक है। आरटीजीएस से भेजेंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या नेफ्ट से तो थोड़ा सा, नेफ्ट से भेजेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, 24 घंटे का समय लगता है। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये भी क्या है, ये भी एक सेवाएं जो होता है, ये कौन देता है, एनपीसीआई देता है, ठीक है। तो रुपे कार्ड के बारे में देखें, इसी भी एनपीसीआई द्वारा ही विकसित किया गया। आप देखेंगे आपके पास एटीएम होगा तो उसमें रुपे कार्ड होगा, एक होता है रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, मिलेनिया कार्ड, ऐसा तमाम कार्ड्स होते हैं। तो ये रुपे कार्ड है, ये भारत का क्या है, स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है। ध्यान देना, इसे स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है। मास्टर कार्ड अमेरिकन था, ठीक है। इसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। यह क्या है, डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड जैसी सेवाएं देता है। भारत में जो कुल कार्ड्स जारी किए गए उसमें 60% से अधिक हिस्सेदारी किसकी है, रुपे कार्ड की है। मेरे पास भी लगभग दो रुपे कार्ड है और एक मिलेनियम कार्ड है, ठीक है। तो इसे बताना नहीं चाहिए पर ठीक है, बता रहा हूँ क्योंकि हिस्सेदारी इसकी कितनी है, 60%, यानी कि सबके पास लगभग जो है, अधिकतर लोगों के पास, आधे से अधिक लोगों के पास क्या है, रुपे कार्ड्स ही हैं, ठीक है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र, निजी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंकों की सहायता से जारी किया जा सकता है। यूपीएससी यहाँ आपको फंसा देगा, कहाँ फंसाएगा, यहाँ फंसाएगा, ये बोल देगा रुपे कार्ड को स्मॉल फाइनेंस बैंक जारी कर सकते हैं। अब आपको कंफ्यूज, अब ये स्टेटमेंट अगर दे दिया तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये सच में रुपे कार्ड देगा, नहीं देगा, देगा नहीं देगा, कंफ्यूजन में वही ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर वाले क्वेश्चंस में वो फंस जाएंगे आप। ध्यान देना, आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक भी जारी करते हैं, ठीक है। अब अपने हम दूसरे आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आर्मेनिया जो है ना, आर्मेनिया, इसकी कैपिटल कहाँ पे है, थोड़ा कमेंट करिएगा तो आप लोगों को देखें थोड़ा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर्मेनिया की संसद ने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल होने के पक्ष में क्या है, मतदान किया है, ठीक है। ये मतदान किया है आर्मेनिया की संसद ने। तो आईसीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1998 में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है आईसीसी, उसकी रोम संविधि यानी रोम स्टैट्यू के द्वारा जो है उसको स्थापित किया गया था। रोम संविधि के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1998 में, 88 नहीं 98, ध्यान देना, थोड़ा सा गलती हुई है, मिस्टेक, सॉरी, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि रोम संविधि द्वारा एक प्रकार से क्या है, अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक। 123 देश हैं इसके पक्षकार हैं रोम संविधि के, भारत इसका सदस्य नहीं है। ध्यान देने की बात यहाँ भी है, ठीक। अब इसमें क्या होती है कि इसमें जो भी सभी पक्षकार देश होते हैं उसके प्रतिनिधियों से मिलकर के सभा बनती है, उसमें से चुने गए 18 न्यायाधीश होते हैं। अब इनका कार्यकाल क्या होता है, 9 वर्ष। ये जो इनके न्यायाधीश होते हैं 18 होते हैं, अब कार्यकाल क्या होता है, 9 होता है। 9 इस पर ये यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ये पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, वो 9 साल होती है। ध्यान देना है आपको। और इस सबसे बड़ी बात है इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती, मतलब दोबारा से फिर से निर्वाचित नहीं हो सकते। अगर एक बार बन गए तो फिर दोबारा आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये जघन अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे कि नरसंहार, मानवता के खिलाफ युद्ध, युद्ध अपराध, आक्रामकता जैसे आरोपी व्यक्तियों की जांच करता है, उन पर मुकदमा चलता है। पुतिन पे भी चल रहा है, ठीक है, ध्यान देना बात है। पुतिन पे भी ये फैसला सुना चुका है, वारंट जारी कर चुका है आईसीसी। इसके निर्णय क्या होते हैं, अंतिम होते हैं, और जो संबंधित पक्ष होंगे ना उस पर बाध्यकारी होंगे, ठीक। ये बाध्यकारी होते हैं जो निर्णय होते हैं, ठीक। इनके द्वारा क्या है कि सुनवाई के दौरान विवादित मामले से संबंधित देशों की जो है न्यायालयों जो अब इनकी इसकी सुनवाई के दौरान क्या है, विवादित मामले से संबंधित देश ही न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब क्या है, अगर सुनवाई हो रही होगी तो देश के जो देश संबंधित पक्ष होंगे वही उस समझ उपस्थित होंगे, बाकी लोगों को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। इसकी जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, हेग में। ये भी एक यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हेग, ध्यान देना है, ये नीदरलैंड में है, ठीक है। आसान है, इसको तो आपको पढ़े ही होंगे। सीटीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनबीटी आया था, एनपीटी आया था, और सीटीबीटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अभी 2021 में भी संधि साइन हुई है, उसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा फिर नीचे दिया मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी, ये क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु के जो परीक्षण के प्रतिबंध के लिए ये बनी थी, कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटी थी। रूस ने सीटीबीटी के अपने जो रेक्टिफिकेशन यानी अनुसमर्थन उसको रद्द करने का संकेत दे दिया है। रूस का क्या तर्क है कि सीटीबीटी के अनुसमर्थन से पीठी हंसने का उद्देश्य क्या है, यूएसए के साथ समान स्तर पे लाना है। ठीक है, यूएसए ने समझौते पे हस्ताक्षर तो किया है लेकिन इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। मैंने समझौता बन गया पर उसका समर्थन नहीं किया, हस्ताक्षर किया था। ठीक है, यूएसए का कहना है कि सीटीबीटी के भागीदार देश इस संधि के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना कठिन है। इस कारण से जो है यूएसए इसका अनुसमर्थन नहीं करता है। तो सीटीबीटी क्या है, एक बहुपक्षीय संधि है, मल्टीलेटरल जो है ये एक ट्रीटी है। इसमें क्या है कि दुनिया में कहीं अभी और किसी भी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण से या किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोट पर जो क्या करते हैं, ये रोक लगाती है। ठीक, इसके तहत क्या होता है, सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, चाहे वो सैन्य तरीके से किए गए हैं, सैनिक के लिए किए गए हैं या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए गए हैं, सभी चीज़ पे ये रोक लगाता है। ठीक है, ये संधि 1996 में हस्ताक्षर की गई थी। अभी तक क्या है, 100 जो 87 देश हैं उस देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 178 देश ने असमर्थन किया, जिसमें यूएसए ने असमर्थन नहीं किया है। इसको ध्यान देना है। रूस भी पीछे पीछे हट ही रहा है और भारत भी जो है लग रहा है शायद उसने भी नहीं किया। ठीक है, ये भारत भी है। ठीक, ये लग नहीं रहा है सही में नहीं किया है। ये संधि क्या है, औपचारिक रूप से तब तक लागू नहीं हो पाती जब तक जो है 44 विशिष्ट देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाएगा। इसमें से 8 देशों ने अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया, जिसमें कौन कौन से, चीन भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, मिस्र है, ईरान है, यूएसए है। सभी के पास परमाणु हथियार है, ये बात जान लीजिए, चाहे वो मतलब ओपनली हो या ना हो, पर सभी पास है, मिस्र को छोड़ करके। ठीक है, तो परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अन्य संधियां कौन कौन सी बनाई गई थी, तो एनपीटी है, आप जानते ही होंगे, एनपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये 1970 में लागू हुई थी। और 2021 वाली में जो लागू हुई है, ये यही वाला मैं आपको पूछ रहा था, ये क्या है, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, TNPW, ये 2021 में लागू हुई है। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। TNPW एकदम ताज़ा है, तो सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक, तो क्या होता है कि भारत द्वारा सीटीबीटी पे हस्ताक्षर और अनुसमर्थन न करने का कारण क्या है कि सीटीबीटी में पूर्ण निरस्त्रीकरण पर जोर नहीं दिया गया है। सीटीबीटी के एक पक्षकार के रूप में क्या भारत को परमाणु हथियारों के परीक्षण और विकास से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दूसरी ओर क्या है, चीन एनपीटी के अनुसार अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रख सकता है। इस प्रकार वो एक भेदभावपूर्ण संधि है। भारत इसी का हवाला देकर के अनुसमर्थन नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ यूएन का एक अभी समय आया। ठीक है, कन्वेंशन है। ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। मतलब क्या है कि एक देशों से दूसरे देशों में जो भी, कोई मान लीजिए कनाडा में कोई बैठा हुआ, अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे भारत में हत्याएं हुई हैं, कई सारे राजनेताओं की हत्याएं हुई हैं, तो उसके अपराधी कहाँ बैठे हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, विदेशों में बैठे हुए हैं, वहाँ से अपने गुरुओं को संचालित करके या फिर वहाँ से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, तो ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम हो गया। ठीक है, अब क्या है, क्राइम का जो दायरा है, पहले क्राइम क्या होते थे, आतंकवादी हमलों में और क्राइम में अंतर होता है, अटैक में और क्राइम में। तो क्राइम जो होता है वो क्या होता था पहले के ज़माने में, अभी जो फिलहाल कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पहले के समय क्या थे कि सीरियल जो होती है, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, एक राज्य है, या एक देश में, मान लीजिए भारत में ही कोई, मान लीजिए तमिलनाडु में भाग गया कोई गैंगस्टर, और वहाँ से अपने गुरु को कॉल किया, फिर अपना मॉडस ऑपरेंडी चला करके सारी चीज़ों को अपना रन कर रहा था और लोगों की हत्याएं कराता था। पहले कोई तिहाड़ में बैठ के, कोई जेल में बैठ के, ऐसे तमाम चीज़ें चलती थी। अब क्या है, अब तो ये सब विदेश चले जा रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, वहाँ से बैठ कर सीधे सीधे कर रहे हैं और वो पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। न्यायालय की पकड़ से जो मुख्य आरोपी हैं वो बाहर हैं, और जो हत्या को अंजाम दे रहा है कुछ पैसों के लिए वो ही पकड़ा जाता है। मुख्य जो उसका साजिश करता होता है वो क्या है, वो बाहर होता है। तो इस पर एक बहुत बड़ा चुनौती है, इसी पर एक संधि है। अब देखते हैं क्या है कि अभी यूएन टॉक की 20वीं वर्षगांठ इटली में मनाई गई। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को ऐसी अवैध गतिविधियों के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक समूहों में देशों में समूह या नेटवर्क को मिलकर संचालित करते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक देशों में जो भी नेटवर्क संचालित होना, उसको अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में, संगठित अपराध के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। इसमें वित्तीय भौतिक लाभ के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार आदि का सहारा लेता है। ठीक है, इसको यूएन टॉक को सन 2000 में अपनाया गया था और 2003 में लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी पहला और व्यापक वैश्विक साधन है ये। ठीक है, तो इसमें देते हैं कि इसके 3 प्रोटोकॉल हैं। क्या है कि व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और की तस्करी को रोकना है, प्रतिबंधित करना है और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल। भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल। फायर आर्म्स, बंदूकों और उनके हिस्सों के अवैध विनिर्माण और तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल। 3 प्रोटोकॉल जो हैं ये आपको देखने होते हैं। अब इस अभिसमय के पूरक में 3 प्रोटोकॉल हैं। ठीक, इनमें से किसी भी प्रोटोकॉल के पक्षकार बनने से पहले क्या होता है कि सभ्य जो भी देश होंगे पक्षकार बनना चाहते हैं, उसको पहले जो कन्वेंशन है उसमें पक्षकार बनना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत
क्या है, हस्ताक्षर के समय 147 थे, पक्षकार 191 देश थे। भारत 2011 में इसकी भी पुष्टि किया था और भारत ने भी सीबीआई को बनाया। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को दर्ज करने और प्रतिक्रिया करने के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण कौन सा है, सीबीआई है। ध्यान देना है आपको, राव अभी मत मार के चलाइएगा या एनआईए मत मार दीजिएगा कोई ऑप्शन में, ठीक है। ध्यान देना है कि जो भी अगर आपको बात है, राष्ट्रीय कौन नोडल है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को दर्ज करने के लिए और उसको प्रतिक्रिया करने के लिए कौन राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण है, वो है सीबीआई है, ठीक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 क्या है, इसमें विशेष रूप से मानव तस्करी को परिभाषित करके इस पर कम करने की बात की गई है, इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, भारत को तीसरी बार इसका अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, ऑनलाइन के तौर पर इसको ध्यान देना है, ठीक। एबीआईडी की स्थापना क्या है, 1977 में यूएन शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक यूनेस्को के तहत इसको की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलालमपुर में है, ठीक। एआईबीडी, अब ध्यान देना है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एआईबीडी, भारत इसका लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मलेशिया के कुआलालंपुर में है। भारत इसका सदस्य देश है 26। इसके प्रतिनिधि देशों का क्या है, 48 प्रसारण प्राधिकरण करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, एशिया जो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश का निर्माण करना है, ठीक, और अन्य सारी चीज़ों के लिए उसमें बनाया गया थिंक टैंक के रूप में, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो ये है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और एक देखेंगे इंटर पार्लियामेंट्री फोरम। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और सबसे अधिक फोकस करके इसको हम लोग समझने की प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो कोलंबो में आयोजित हुई। इस बैठक की क्या थीम थी, स्ट्रेंथिंग रीजनल आर्किटेक्चर, री इन्फोर्सिंग इंडियन ओशन आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया गया, कोलंबो विज्ञप्ति और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन विजन 2030 एंड बियॉन्ड, मतलब IORA विजन 2030 एंड बियॉन्ड को अपनाया गया और कोलंबो विज्ञप्ति को अपनाया गया, ठीक है। इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में सऊदी अरब जो था 11वें डायलॉग पार्टनर के रूप में स्वागत किया गया, ठीक। श्रीलंका 2023 से 2025 के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा, इसके पहले बांग्लादेश था। अब भारत क्या करेगा, भारत 2025 से लेकर 27 तक अध्यक्ष होगा, याद रखना है 2025 से लेकर 27 तक था। इस वक्त किसकी अध्यक्षता थी, वो कोलंबो की थी, इसके पहले बांग्लादेश था, और भारत क्या है 2025 से लेकर के 27 तक क्या होगा, इसका अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में हम लोग जानते हैं, अच्छे से समझने के प्रयास करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, ठीक। तो 1997 में एक अंतर सरकारी संगठन है जो नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, उनकी विजन पर यह आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है, ये साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला के विजन पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या था, हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन और के भीतर जो भी क्षेत्रीय सहयोग हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हैं, उसको चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को वहाँ पे मजबूत करना है, ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र के 23 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, ठीक। सदस्य कौन कौन से हैं इसको देखते हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। अब इसको मैप को देखिए, ठीक है, इस मैप को आप ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से इस मैप को देखना है, अच्छे से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि अब चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ठीक है, मलेशिया को देख रहे हैं, इंडिया है और भारत है, बांग्लादेश, भारत बोल रहा हूँ, श्रीलंका है, श्रीलंका भी है, और बांग्लादेश का म्यांमार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे म्यांमार नहीं है, इसको क्रॉस करिए। पाकिस्तान भी नहीं है, ठीक, नेपाल भूटान भी नहीं है, मालदीव्स है, ठीक, ओमान है, यमन है, यूएई है, ईरान है। पाकिस्तान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ईरान है, ओमान है, यमन है, यूएई है, ठीक। सऊदी अरब डायलॉग पार्टनर था पर सऊदी अरब जो है वहाँ पे सदस्य नहीं है, ठीक है, ध्यान देना इसको भी। फिर जरा ये सोमालिया है, सेशेल्स है, फिर कोमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, मॉरिशस यूनियन, ठीक है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, केन्या है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। इसमें जो जो बताया उसको ध्यान दीजिएगा कि आपको म्यांमार नहीं है, ये आप कन्फ्यूज कर देगा, पाकिस्तान में कन्फ्यूज करेगा, सऊदी अरब में कर देगा, ध्यान देना इसको, ये भी नहीं है, जिबूती भी नहीं है, यहाँ ध्यान दे, जिबूती भी दे देगा, जिबूती भी नहीं है, ठीक है, मॉरिशस है, मालदीव सब हैं, ठीक है। इसमें आपको सब चीज़ों को ध्यान देते चलना है कि कोई से भी कोई गलती ना हो पाए। श्रीलंका भी है, सेशेल्स भी है, कोमोरोस भी है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, तंजानिया, केन्या को सब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मत समझिएगा कि साउथ अफ्रीका के हैं तो ये कहाँ से आ गए इंडियन ओशन में। तंजानिया, केन्या, सोमालिया, मोजाम्बिक, कोमोरोस, सेशेल्स सब हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना है, यूएई भी है। तो ये क्या है कि
इसकी इसके जो 23 देश हैं इस देश संगठन में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, इसकी सर्वोच्च निकाय, इसकी प्रतिवर्ष बैठक होती है। इंडियन ओशन एसोसिएशन ने इंडियन ओशन रीजन में क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्रकों को संबंधित मुद्दों पर पहचान की गई। इसमें कौन से नीली अर्थव्यवस्था यानी कि जो ब्लू इकोनॉमी है, और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं, शैक्षणिक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, मत्स्य पालन, सब मतलब आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत कुछ नहीं है। ठीक, अब ये क्या है कि यूएन हिंद प्रशांत महासागर पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का आउटलुक 1982 के समुद्री कानून अभिसमय यूएन क्लॉज था अनप्रासंगिक, जो यूएन की संध्या उसको पालन करने का आह्वान करता है। यूएन क्लॉज के बारे में आप पढ़े होंगे, यूएन क्लॉज के बारे में मैं आपको पिछले भी बहुत सारे मैगजीन के क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें आप बात ध्यान रखिए कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 1/3 भाग इसी क्षेत्र में है। वैश्विक तेल का 80% व्यापार यहीं से होता है। ठीक, इस क्षेत्र में $1 ट्रिलियन की जो मूल्य की वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है, और सदस्यों के बीच में लगभग $800 बिलियन का जो है वो एक व्यापार होता है। भारत के लिए क्या इसका महत्व है कि यह संगठन चीन की सहित विश्व की अन्य बड़ी शक्तियों को हिंद महासागर क्षेत्र में प्रतिबद्धता से दूर रखने का माध्यम है। पाकिस्तान इस देश का संगठन नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के समक्ष कोई बाधा नहीं होगी। ये बहुत कम संभावना है कि बाधा होगी। ठीक है, तो भारत को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब हम आते हैं अपने कि लास्ट आर्टिकल में कि अंतर संसदीय मंच, इंटर पार्लियामेंट्री फोरम IPU इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद ने नई दिल्ली में 9वें P2 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। 9वें P2 शिखर सम्मेलन, आपको ये न्यूज़ में रहा था, और मैं जब मैं अक्टूबर मंथ में शायद अगस्त की या जुलाई के मैगजीन करा रहा था, तो मैं आपको बताया था कि इस समय संसद भवन में उस समय ये संसद चल रहा है, संसदीय मंच का ये संचालन यहाँ पे किया गया है शिखर सम्मेलन का। तो ये आप लोगों के लिए उसमें मैंने बताया था, पर उसके बारे में मैगजीन में यहाँ पे दी गया है। ठीक है, तो क्या है कि इसकी मेजबानी IPU के सहयोग से की गई है। ये क्या है, P20 शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने वाले G20 देश जो होते हैं ना, उसके अध्यक्षों की एक वार्षिक सभा होती है। मतलब G20 जो देश होंगे, वहाँ के संसद के अध्यक्ष जो होंगे, उन्हीं के जो अध्यक्ष होंगे, उन्हीं लोगों का शिखर सम्मेलन होगा P20, और उसको किसके मदद से संचालित किया गया है, इंटर पार्लियामेंट्री फोरम के सहयोग से इसको संचालित किया गया है। इंटर पार्लियामेंट्री फोरम क्या है, 1889 में संसदों के एक लघु समूह के रूप में जो है स्थापित किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ध्यान देना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यह क्या है, विभिन्न देशों के सदस्यों का एक वैश्विक संगठन है। मुख्य कार्य है संसदीय कूटनीति को, मैंने पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को क्या करना है, बढ़ावा देना है। पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, भारत इसका सदस्य है। इसके सदस्य कुल 179 सदस्य हैं और 14 एसोसिएट सदस्य हैं। उसका उद्देश्य क्या है, संसदीय प्रणाली को बनाए रखना, लोकतंत्र के लिए प्रभावी, समावेशी, लचीली और नवोन्मेषी सांसदों का निर्माण करना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान देना, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और P20 क्या है, G20 देशों के जो सदस्य होते हैं, उनके जो सदस्य देशों के जो भी संसद के अध्यक्षों का एक जो है ये बैठक होता है, P20 उसी को बोलते हैं। और ये IPU के सहयोग से किया गया। आपको इसको ध्यान देना, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी को जब IPU बढ़ावा देता है, ये 1979 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत इसका सदस्य भी है। बात खत्म। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि आपको जो है कुछ नहीं, अब शाम को जो क्लास लूंगा या फिर कल में जो क्लास लूंगा, सुबह में, कल संडे है, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि क्लास लूंगा, आपको गैप नहीं होगा बिल्कुल। तो वहाँ आपको जो है अच्छे से जो आर्टिकल ये वाले हैं, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र, इसमें मैपिंग भी कराने वाला हूँ, कास्पियन सागर वगैरह सब, कई सारी नदियाँ वगैरह बताऊँगा आपको। ठीक है, इसके साथ जो है ये दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमको समझाने का प्रयास करूंगा आपको कल। और इसी के साथ साथ जो है आपको मैं एक और बताऊंगा, अफ्रीका में, कोरिया की जो चीज़ें हैं, यानी वहाँ के मैपिंग, दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, वहाँ के जापान की मैपिंग, ये सारी चीज़ों को जो है मालदीव वगैरह के बारे में समझाऊंगा। तो 2 क्लासेस में ये पूरे आर्टिकल जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ईस्ट सी सब चीज़ों को, येलो सी क्यों बोलते हैं, क्यों येलो सी बोलते हैं, फिर इसके बीच में कौन कौन सी संधियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से जो है चैनल हैं, सबको बताऊँगा कि यहीं से आपका मैपिंग भी तैयार हो जाएगा, और साथ साथ जो है आपका ये मैगजीन भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करेंगे आर्टिकल्स की कल से हम लोग। ठीक है, बाकी चीज़ें इसके पहले वाला मैं पढ़ा दिया हूँ, बीच में मैं एडमिन न्यूज इन शॉर्ट्स भी कंप्लीट करा दिया। अब आपको थोड़ा सा बस पढ़ना है, मैं इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।